Good morning, students. Today we are going to start with exercise 1.4 NCERT of class 11th. ठीक है, तो in the last video we have discussed about the exercise 1.3. ठीक है, all the tricks and all the things regarding exercise 1.3. So exercise 1.4 में सबसे पहला topic है Venn diagrams. तो देखो Venn diagrams क्या होती है? It is a diagram in which the universal set is represented by the rectangle and its subsets are represented by the closed curve, usually circle. तो देखो ये सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि Venn diagram क्या होती है. ठीक है, ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब जितना भी पार्ट आने वाला है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इवन फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं. देखो वो कहते हैं कि अगर एक वेन डायग्राम जो होती है, इसमें से जो यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे पहले देखो वेन डायग्राम क्या होगी, एक डायग्राम ही होगी सबसे पहले तो वो. ठीक है, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले एक जो है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा सेट है, उसको लेते हैं. उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय विद द हेल्प ऑफ अ रेक्टेंगल. कि ये रेक्टेंगल है, इसको यू के साथ रिप्रेजेंट कर दिया मैंने. डायग्राम में बनानी है हमें, मतलब. ठीक है, और उसके जो सबसेट्स होंगे, लाइक जैसे मैंने एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट एग्जांपल लिए. लेट यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 अप टू 10. ये यूनिवर्सल सेट हो गया. ए और बी मैंने क्या किया, इसके सब देखो बन रहे हैं ना, सबसेट बन रहे हैं ना इसके. जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट का है. बी इज अ सबसेट ऑफ यू, ये सबसेट का साइन होता है, आपको पता है, पढ़ के आए हो आप. ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो ये सबसेट हो गया इसका. ए और बी क्या है, इसके सबसेट. तो वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी इसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करना, तो उसको किसके साथ रिप्रेजेंट करोगे? क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व यानी कि वो सर्कल हो सकता है. क्लोज्ड कर्व यही बनेगी ना, सर्कल ले लो, ये इलिप्स बन गया, या सर्कल ले लो या इलिप्स ले लो. तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, दो सर्कल्स ले लेते हैं, तो इस तरीके से हम इसको सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अभी देखो, अगर रेक्टेंगल के साथ यूनिवर्सल सेट, देखो अगर मैं कुछ इसको इस तरीके से लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9 और 10. ठीक है, मैंने कुछ यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को बीच में लिख दिया. अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि ये जो सर्कल है, वो ए के जितने एलिमेंट है वो सर्कल में आ रहे हैं. 2 5 6 7 10 ये आ रहे हैं. तो ये क्या बन गया इसका? ए. ये क्या है, इसका एक सबसेट है. बी अब क्या है, बी यू का भी सबसेट है. और बी देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, बी ए का भी सबसेट है. ठीक है ना, बी के सारे एलिमेंट ए में भी है ना, 5 है 6 है 7 है. ठीक है, तो अब ये देखो 6 7 5 6 7, अगर इसमें ऐसे ले लूँ मैं ये. ठीक है, तो ये क्या बन गया? बी. ठीक है, एक मतलब कि कुछ नहीं है वेन डायग्राम, सिर्फ सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है. डायग्रामेटिकली हम सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसका एक तरीका है. और ये बड़ा अच्छा तरीका है. ठीक है, बहुत जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे. बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी वेन डायग्राम्स बहुत पूछी जाती हैं. ये बड़ा बेसिक सा है. ठीक है, नेक्स्ट हम इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेन डायग्राम्स भी करेंगे, तो उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि सबसेट्स किसके साथ, सर्कुलर के साथ, और यूनिवर्सल सेट को यू के साथ और रेक्टेंगल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशंस हम सेट पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेटा जी सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना. तो सेट थ्योरी का मतलब क्या होता है कि हम सेट के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, कि सेट को हम दो अगर सेट है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं. हम काफ़ी सारे ऑपरेशंस पढ़ेंगे सेट्स पे कैसे कैसे अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ द सेट. ठीक है, दो सेट की यूनियन कैसे करेंगे. अगर ए और बी आर द टू सेट, दो सेट गिवन है, देन यूनियन ऑफ द सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस. यूनियन का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास एक सेट ए है, सेट बी है. एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छा समझ लगेगा डेफिनेशन के रिगार्डिंग. वो कहते हैं कि ए यूनियन बी में, सबसे पहले ए यूनियन बी को लिखते कैसे हैं, इस तरीके से, ए यूनियन बी. ये जो साइन होता है ना, ये वाला, ठीक है, ए ये वाला, दिस इज नॉट अ यू. ठीक है, एक यू को हम ये यूनिवर्सल सेट भी लिखते हैं ना, वो बड़ा वाला यू लेते हैं, उसको हम ना थोड़ा आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया होगा ऐसे करके. ठीक है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, बट दिस इज द यूनियन, ए यूनियन बी. ठीक है, इसमें क्या आएंगे, यूनियन में बच्चे क्या करते हैं, हम ए और बी के क्या करते हैं, दोनों के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं. जैसे ए यूनियन बी लिखना, 2 4 6 8, इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी के कंबाइंड एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आते हैं. जैसे क्या, 2 4 6 8 इसमें है. ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 8 10 11,
क्या करोगे बेटा, देखो क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं बट कॉमन एलिमेंट्स को हमने स्किप कर देना है। जैसे कि 2 4 6 8 है, यहाँ पे फिर 6 8 है, तो मैं दोबारा 6 8 यहाँ पे नहीं लिखूंगी, एक ही बार लिखना, तो 10 12। तो दिस वो भी क्या बन जाएगा, सेट ही बनेगा। ठीक है, ए यूनियन बी इज अ सेट। ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हैं। और क्या करना है, अब देखो दोबारा से पढ़ते हैं डेफिनेशन। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपकी बुक्स में से ले लेती हूँ। लेट एक्स इज अ सेट 1 3 5 है और वाई एक सेट है जिसमें है 1 2 और 3। तो उन्होंने कहा कि यूनियन निकालो, लिया एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल आएगा। मैंने बोला कि एक्स और वाई मतलब दोनों के एलिमेंट्स आएंगे, लाइक 1 3 5। पहले तो इसके लिख लो, इसके बाद देखो 1 है, कॉमन है, 1 को दोबारा नहीं लिखोगे आप। ठीक है, 2 आएगा यहाँ पे, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन था तो 3 दोबारा नहीं लिख रहा, तो ये आ गया मेरे पास एक्स यूनियन वाई। दिस इज द एक्स यूनियन वाई हो गया। एक और करके दिखा देती हूँ। जैसे ए है, वन मोर एग्जाम्पल, ए है, यहाँ पे है ए ई आई ओ यू, इसके एलिमेंट्स हैं। बी में क्या है, एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो अगर मैंने ए यूनियन बी लिखना है तो क्या लिखूंगी भी, देखो ए ई आई ओ यू, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लो। अब बी में से देख लो, आपने कॉमन नहीं लिखने हैं। ए कॉमन है, ए दोबारा नहीं लिखना है आपने। बी नहीं है, बी लिख दो। सी भी नहीं है, सी लिख दो। ठीक है जी, तो ये हो गया ए यूनियन बी, दोनों के एलिमेंट कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी ए यूनियन बी की। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ब्रैकेट लो, एक्स, एक्स क्या है, एक्स आगे इसकी प्रॉपर्टी मेंशन होती है ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, कि अगर हमने कहा कि a यूनियन b में क्या है, कैसा सेट है ना, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख रहे हैं कि a यूनियन b किस टाइप का सेट है। यहाँ ये तो रोस्टर फॉर्म होगी ना उसकी, टैबुलर फॉर्म, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे ना, a यूनियन b को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे कि x है, x क्या है, x यहाँ तो a को बिलोंग करता, और का मतलब होता है ना यहाँ उसमें a के एलिमेंट है, यहाँ उसमें क्या है b के एलिमेंट है, x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। ये हमेशा याद रखना है कि यूनियन जो है ना, यूनियन, ठीक है, वो और के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, यूनियन और के साथ, सेंटर में और आता है। ये बहुत जगह पे यूज होगा ये मतलब चीज़। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम में जो है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को। जैसे देखिए आप वेन डायग्राम की हेल्प के साथ ये एक मैंने सेट बनाया, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब बड़े वाला यूनिवर्सल सेट। तो यही लेते हैं ना कि जो बाकी सेट का मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सेट द बिगर सेट इज द यूनिवर्सल सेट। एक मैंने सेट लिया, ए और बी क्या है उसके सबसेट है। ठीक है, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल ले ली, जैसे आप यही ले लो, मान लो अगर मैं एक्स और वाई की फॉर्म में ले लूँ ना, लेट इट बी कि हम ये वाली एग्जाम्पल कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल का मैं यूनियन बना रही हूँ। ठीक है, एक्स वाई, और आप यूनिवर्सल सेट है वो आप क्या ले लो कि 1 2 3 अप टू 10 तक एलिमेंट है उसमें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, तो ये एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो देखो वो कहते हैं कि x यूनियन y में ये एलिमेंट आएंगे। अब यूनियन को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, हम कहते हैं कि यूनियन में x के भी एलिमेंट आ जाते हैं और y के भी एलिमेंट आते हैं। इसका मतलब x भी आएगा, जो जो एलिमेंट आएंगे ना हम उसको शेड कर देते हैं। ये सारा कंप्लीट x है, ठीक है, और ये सारा कंप्लीट क्या है, y। इसका मतलब दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसको शेड करते हैं। शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड पोर्शन। ठीक है, पेंसिल स्केल के साथ प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, इसको शेड करोगे, जो जो हम हर एक का शेडेड पोर्शन इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी को पूरा ही शेड हो जाएगा बिकॉज उसमें एक्स और वाई दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने याद रखनी है। ठीक है, पहले भी की होंगी शायद आपने। वो कहते हैं कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के इक्वल होता है। देखो जैसे इसको, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, देखो बेटा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ये देखो कैसे करते थे, जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि 1 + 2 क्या होता है, 2 + 1 का भी आंसर 3 होता है,
1+2 का आंसर भी 3 है, 2+1 का भी आंसर 3 है। इस प्रॉपर्टी को हम रियल नंबर्स में क्या बोलते थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हमने पढ़ी हुई, रियल नंबर्स में तो आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनियन या सेट थ्योरी में हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों ही इक्वल है। लाइक देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ, जैसे 1 2 3 एंड 4 ना, हमने अभी ये वाली एग्जाम्पल की थी। 5 6 7 8 आप करके देख लो। ए यूनियन बी करोगे तो आप, सॉरी यहाँ पे कुछ कॉमन भी लेने थे हमने, 4 एंड 3 है ना, 1 2 3 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ 4 3 नहीं आएंगे, 7 एंड 8। पर इस तरीके से अगर मैं इसके ले लूँ बी यूनियन ए भी ले लूँ, ठीक है, इसका इसके था यूनियन 4 3 7 8, कॉमन एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, क्या आएंगे 1 और 2, ठीक है। तो सेम ही है ये दोनों, ठीक है, एलिमेंट्स इधर उधर ऑर्डर चेंज है बट है तो सेम ही ना। तो ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है, एसोसिएटिव लॉ इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे लिखो 1 + 2 + 3 = 1 + 2 + 3, ठीक है। देखो अगर आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 2 + 3 5 + 1 करो तब भी 6 है। इसको करो, सॉरी 2 + 3 सॉरी 5 5 + 1 6, सो इट इज़ 3 2 + 1 3 3 + 3 6, तब भी 6 है ना। तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का पहले, चाहे ये वाली पहले ब्रैकेट पहले आ जाए या ब्रैकेट बाद में आ जाए ना, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इन केस ऑफ यूनियन भी बिल्कुल सेम आएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, कि पहले इनका यूनियन करके फिर उसके बाद उसकी यूनियन सी के साथ ले लो, या इनकी पहले बी और सी की पहले यूनियन ले लो और सी के साथ बाद में ले लो। इसको क्या बोलोगे, एसोसिएटिव लॉ। तो नेक्स्ट आ गया ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसको बेटा जी हम बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, है ना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी या लॉ ऑफ फाई। लाइक कि अगर ए का हम फाई के साथ यूनियन करते, ए एक सेट गिवन होगा, ठीक है, फाई मतलब कि एम्प्टी सेट है ना, तो एक सेट ए है, मान लो एक सेट फाई है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूँ तो क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। ए तो फाई है, इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते, है ना, दिस इज एम्प्टी सेट। तो इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये अकेला यही बचेगा दोबारा, तो फिर दिस इज द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। सो नाउ नेक्स्ट इज द ए यूनियन ए का अपने आप के साथ ही यूनियन कर दो, एक लो ए, यहाँ पे दोबारा ए लिख लो, ठीक है, यही वाले एलिमेंट, इन दोनों का यूनियन करोगे तो फिर दोबारा यही वाले एलिमेंट्स ही आ जाएंगे मेरे पास। तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, सो दिस इज कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। बेटा ये कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें से ऐसे यूज़ होती हैं, तो आपको पता होने चाहिए बस। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्स ये ना, ये आप मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ, दिस इज द यूनियन, दिस इज द साइन ऑफ यूनियन, बट दिस इज द यूनिवर्सल सेट, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा रिप्रेजेंट किया है ऐसे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट आएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूँ, यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि एक यहाँ से 4 तक एलिमेंट है, तो देखो यूनिवर्सल सेट ऑफ कोर्स मतलब इससे बड़ा ही होगा ना, 1 2 3 4 अप टू सो मान लो 10 के साथ ले लूँ मैं, ठीक है। अगर इन दोनों का आप यूनियन करो, ठीक है, तो यूनियन करोगे तो हमने कहा है ना कि इनके कॉमन एलिमेंट्स को स्किप कर देना है। इन दोनों में से बताओ कॉमन एलिमेंट तो 1 2 3 4 ही हो गए, इसको स्किप कर दोगे तो आंसर में तो ये कंप्लीट आ ही जाएगा ना, मतलब इसके और इसके दोनों के एलिमेंट्स आने चाहिए ना यूनियन में, तो इन दोनों को यूनियन करोगे तो ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा यूनियन वाला। सो दिस इज द लॉ ऑफ यू बोल सकते हैं, मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज होगी कुछ इसकी यूनियन की, ठीक है ये। हाँ जी, देखो अब नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन हम कौन सा देखने लगे हैं कि नेक्स्ट ऑपरेशन है, सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, यूनियन ऑफ द टू सेट। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, कि अगर ए और बी दो सेट है, लाट द टू सेट, देन द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज सेड टू बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए और बी अगर कोई दो सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है जी। यूनियन में बेटा कौन से आते थे, सारे एलिमेंट्स आ जाते थे, बट कॉमन वाले स्किप कर देते थे, कॉमन वाले नहीं लिखते थे। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ लिखना ही आपने कॉमन वाले, ठीक है। ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर रिटन इन द ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो आप साइन देख रहे हो ना ऐसे वाला, दिस इज ना उल्टा वाला यू, दिस इज द साइन फॉर द इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। दिस इज द साइन फॉर द इंटरसेक्शन। अच्छा देखो जी, हाँ जी, कॉमन एलिमेंट क्या क्या हैं जी, 2 4 6 8 6 8 10 12,
क्या कॉमन एलिमेंट है 6 एंड 8, सेट बना के लिख दो। ये भी क्या है, एक सेट ही है, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो अ सेट। ठीक है जी, ये आ गए हमारे कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि ए है 3 5 7 9 11, ठीक है, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 9 11 13। ठीक है, तो देखो आपको अगर बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी लिखो तो क्या क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन। ठीक है, 3 कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 भी नहीं कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 दोनों में है ना कॉमन लिखने हैं आपने। पहले हम क्या करते थे, कॉमन स्किप कर देते, बट कॉमन लिखने हैं इसमें। ओके, सो 7 9 इज अ कॉमन, 9 लिखोगे, 11 लिखोगे। ठीक है, 13 भी कॉमन नहीं है। सो दिस ए इंटरसेक्शन बी ओनली क्या लिखोगे, इट कंटेन्स ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, जो क्या हो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको कॉमन कहेंगे। तो मैथमेटिकली इसको राइट करने का तरीका क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आते हैं, जो ये देखो हम देखो ना, हमने क्या देखा कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट है जिसमें क्या होता है कि ए और बी दोनों के ही एलिमेंट्स कॉमन जो होंगे तब वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि एक जो एक में है वो भी हम ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड का मतलब होता है कि दोनों में। ठीक है ना, सो एक्स ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ये एंड को आपने याद रखना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यूनियन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और जब लिखेंगे तो और आता है साथ में ना, मैथमेटिकली लिखते हैं तो। इंटरसेक्शन को देख लो बेटा जी, इंटरसेक्शन इस तरीके से, और सेंटर में क्या लिखते हो आप, एंड। ठीक है, वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हो इसकी, ठीक है, ये आप ध्यान से एक बार देख लेते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 2 4 6 8, अब 6 8 10 12। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे लिखा कि 2 4, ठीक है, इसके कॉमन एलिमेंट को कुछ इस तरीके से लिख लो 2 4 6 8, और ये आगे यहाँ पे दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं बड़ा सा। ठीक है, 2 सेट लिखने हैं, मैंने ए और बी बनाना है। ठीक है, देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट बड़ा ले लिया, ए और बी। ए में क्या क्या एलिमेंट है, 2 4 6 8। ठीक है, तो देख लो 2 4 6 8 मैंने यहाँ पे लिखा। अब बी में लिखने हैं 6 8 10 12, ये देखो 10 और 12, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये सेंटर वाला पार्ट जो आ रहा है इसमें क्या कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं ना इन दोनों के, ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सेंटर वाला पोर्शन इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप देख लो ध्यान से, अब आप क्या याद रखोगे कि जब हमने वेन डायग्राम की हेल्प के साथ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे आप। ये एक ए सेट है, उसके ऊपर एक बी सेट है। ठीक है, इनका जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन कहते हैं ना, कॉमन पार्ट, सेम पार्ट, उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, शेडेड पोर्शन, सेंटर वाला शेड करोगे। ठीक है, कॉमन पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट सेंटर वाला। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा जी डेफिनेशन आती है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट बेटा जी ध्यान से देख लो, अगर मान लो मैं एक यहाँ पे सेट लिखूँ 1 3 5 7, यहाँ पे है 2 4 6 8। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाँ जी इंटरसेक्शन निकालो इन दोनों सेट की, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, देखो क्या कुछ आ रहा है कॉमन, 1 यहाँ पे 1 नहीं है, 3 3 भी नहीं कॉमन है, 5 5 भी नहीं कॉमन है, 7 भी नहीं कॉमन है, इसके भी सारे एलिमेंट इधर नहीं है, मतलब कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जब हम 2 सेट का कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाते तो क्या लिखते हैं, 5 एम्प्टी सेट। ठीक है ना, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 वेन एवर। ठीक है, तो ये इस सेट को क्या बोलोगे, डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट्स को। इसका मतलब है कि अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए 5, मतलब कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना आए। ठीक है, तो उस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। कि वेन एवर ए इंटरसेक्शन बी इज 5, द 2 सेट दैट ना ए और बी को क्या बोलोगे, दीज आर द डिसजॉइंट सेट।
तो डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम की हेल्प के साथ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? मान लो ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी, ठीक है, अलग अलग हैं, मतलब ये ए में कुछ अपने एलिमेंट होंगे, बी में कुछ अपने एलिमेंट होंगे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन ये बच्चे पेपर में पूछी जाती है, उन्होंने कुछ भी बता देना कि हाँ जी ये सेट है, उसको रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम पे, तो अच्छे से आपको आना चाहिए कैसे करोगे, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। वेन एवर द टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट इज एम्प्टी सेट, द सेट आर सेट टू बी द डिसजॉइंट सेट्स। सो नेक्स्ट इज दी, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट का मतलब है कि दो सेट की हमने डिफरेंस निकालनी है। एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे एक मान लो ए सेट है, इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है, बी सेट है 2 4 6 8 10 है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस बी में क्या होते हैं? उसमें वो एलिमेंट होते हैं जो ए को तो बिलोंग कर रहे हैं बट बी को बिलोंग नहीं कर रहे। सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट डज नॉट बिलोंग टू बी। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बना देते हैं? ऐसे एलिमेंट का सेट अगर मैं निकाल के हम उसको ए माइनस बी में बता देते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, एक बार देख लो, ए माइनस बी, यहाँ पे मैं लिखूँगी ए माइनस बी। मैंने क्या कहा आपको कि जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं बट बी में प्रेजेंट नहीं है। देखो 1 है, 1 यहाँ पे है, ए बी में प्रेजेंट नहीं है ना, 1 लिखोगे। अब 2 है, 2 इसमें भी है, 2 नहीं लिखना हमने, ए माइनस बी में 2 नहीं आएगा, ठीक है, ए माइनस बी में 2 नहीं आएगा। हमने वो एलिमेंट ए में से बी वाली एलिमेंट्स को माइनस कर देना, इसका मतलब बी है, ए माइनस बी, बी का मतलब है ए में से बी वाली एलिमेंट को माइनस, खत्म। 3 है, 3 यहाँ पे है ही नहीं है, चलो 3 लिखो। 4 में से 4 कैंसिल आउट, खत्म, ठीक है, 4 कैंसिल, यहाँ पे सॉरी 1 लिखा था, 2 कैंसिल हुआ था, 1 आया था, 1 3, ठीक है। 5 है ही नहीं, तो 5 लिखोगे। 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 6 कैंसिल आउट, खत्म, ठीक है, लिखना ही नहीं हमने। 7 यहाँ पे है ही नहीं है, तो 7 लिख लो। 8 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 9 है ही नहीं है, ठीक है, तो 10, ठीक है जी, तो 10 सॉरी 10 तो लिखना ही नहीं हमें। 1 3 5 7 10, ठीक है, तो ये आगे ए माइनस बी के एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से ए में से बी वाले एलिमेंट को माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने b माइनस ए निकालना हो यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने b माइनस ए निकालना हो कि मतलब b वाले एलिमेंट्स में से a वाली एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा b माइनस ए। b एक सेट है यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये b है, ठीक है। a ले लेते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है b माइनस ए, ठीक है। b माइनस ए बेटा जी देखो, b में से a वाले एलिमेंट, b 2 है, 2 तो बेटा जी कैंसिल आउट है, लिखना ही नहीं है हमें, ठीक है। 4 है, 4 भी कैंसिल आउट होगा, ये भी नहीं लिखना। 6 है, 6 भी कॉमन है। 8 है, 8 भी कॉमन है। 10 है, 10 भी कॉमन है, तो कुछ भी नहीं है, सारा तो कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं आएगा। फिर तो b में से a वाले एलिमेंट्स माइनस करने, तो सारे माइनस हो गए, सारे खत्म हो गए, तो क्या आएगा जी यहाँ पे 5, कुछ भी नहीं है, तो a माइनस बी इज दिस एंड b माइनस ए क्या है जी 5, कुछ भी नहीं, खत्म, ठीक है। इस तरीके से तो अब ये यहाँ पे 5 आया, किसी और कोई एग्जांपल में 5 नहीं भी आ सकता, ठीक है ना। बट करने का मेथड मैंने बताया कि b में से a वाले एलिमेंट्स को आपने माइनस कर देना, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ दिस सेट, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हर एलिमेंट को बेटा जी अपने वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना ही करना है, ठीक है। वेन डायग्राम पे देखो, इसको आप वेन डायग्राम पे कैसे करोगे? मान लो एक ए सेट है, एक बी सेट है, ए माइनस बी को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक है, देखो ध्यान से बच्चे, ए माइनस बी का मतलब है कि उसमें ए के एलिमेंट हैं बट बी के एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और अच्छा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो देखो ए कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये ए है, ये बी है, इसमें ये कॉमन एलिमेंट वाला पार्ट होता है, कॉमन पार्ट। इसका मतलब है कि अगर ये पार्ट सिर्फ हो, ये वाला, इसको शेड कर दोगे, ठीक है। ये इस शेड पोर्शन को क्या बोलोगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस बी, कि ए है, ए में से बी नहीं लेना है मैंने, ये तो बी है ना, ये वाला पार्ट, ये बाउंड्री बी की आ रही है ना, बाउंड्री ये वाली, कि ए में से बी वाला पार्ट हमने नहीं लेना। तो ये जो मैंने शेड किया है पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए माइनस बी,
ठीक है। आप इससे भी बात लगा सकते हो कि ये आप सोचोगे कि ये क्यों नहीं लिया मैंने, ये कॉमन पोर्शन क्यों नहीं लिया। देखो बेटा a माइनस बी जब मैंने निकाला, a माइनस बी में कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं आ रहे, जो इसके कॉमन एलिमेंट्स थे ना वही तो हमने माइनस किए हैं। ये देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल, इसका मतलब कॉमन भी नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, b माइनस ए। तो ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन, अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, b माइनस ए। b में से a को माइनस कर दिया गया, ये b माइनस ए। और सेंटर वाला तो आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a इंटरसेक्शन b, ये हमने पढ़ा है, दिस इज द कॉमन पार्ट। तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द दीज a माइनस b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब यहाँ से वेन डायग्राम हो गया। अब यहाँ से एक और बात हमने नोटिस की है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b माइनस c, ये तीनों सेट हैं। सेट समझने हैं आपने कि कुछ ना कुछ पार्ट होगा, कुछ ना कुछ सेट होगा ये। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में, इन तीनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये कॉमन पार्ट ये अलग है। ठीक है, कुछ भी इन तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b, मैं दोबारा लिख देती हूँ, a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a। अगर मैं 3 सेट अगर ले लूँ, तीनों सेट ही हैं। ठीक है, ये एक सेट है, देखो ये एक सेट है, ये एक सेट है। r क्या है, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट्स, कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको आपने जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज़ करेंगे। डिसजॉइंट सेट है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन ले लूँ, ठीक है, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन ले लूँ तब भी फाइव, कुछ भी नहीं आएगी। इसकी और इसकी इंटरसेक्शन ले लूँ, ठीक है, इंटरसेक्शन b माइनस ए करूँ तब भी फाइव, इसकी और इसकी ले लूँ तब भी फाइव। ठीक है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, कि कुछ भी कॉमन नहीं आता। ये बातों का आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर आउट। दीज एलिमेंट्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज़ें ना, उसमें से ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, कोई छोटे से पार्ट में कि ये क्या हो जाते हैं, डिसजॉइंट सेट बन जाते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट बेटा जी आपकी एक चीज़ यहाँ पे जो है वो रह गई है। ठीक है, वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। यहाँ पे बेटा जी आपका एक छोटा सा जो पार्ट है वो रह गया है, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ना, वो यहाँ पे आपकी जो है वो रह गई हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको करवाने लगी हूँ। ये देखो, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑन द सेट, जैसे हमने यूनियन में पढ़ी थी ना प्रॉपर्टीज, वैसी कि अगर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a के इक्वल होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि a का यूनियन अगर b के साथ करो तो b का यूनियन भी a के साथ करो तो दोनों सेम है। तो इसी तरीके से इंटरसेक्शन भी करो तो भी सेम है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, a इंटरसेक्शन b इस तरीके से किया था कि यूनियन में a इंटरसेक्शन u, सॉरी a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो इंटरसेक्शन में भी बिल्कुल सेम है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों का इंटरसेक्शन पहले इसकी कर लो फिर उसका c के साथ करो इंटरसेक्शन, या पहले इन दोनों की कर लो फिर c के साथ ले लो, तब भी क्या आएगा, सेम। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। फाई की ए के साथ इंटरसेक्शन करो तो वो फाई ही आ जाएगा, है ना। ए और फाई में क्या कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो फाई। ठीक है, ए एक सेट है, फाई एक एम्प्टी सेट है ना। दोनों में देखो ए फाई जो है ए का तो सबसेट होगा ही होगा, ठीक है ना, वो उसका एक छोटा वाला सेट है। तो उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट क्या आएगा, फाई। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि बड़ा वाला सेट होता है, ए एक कोई उसका सबसेट होगा, छोटा वाला सेट होगा। अब बताओ कि उन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट तो आएगा ना कि ए वाले जितने एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में भी होंगे और ए में भी होंगे, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ए। ठीक है, ये एग्जांपल्स के साथ हम जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको अच्छे से पता लगेगा। फॉर द टाइम आप इसको लिख सकते हो, लॉ ऑफ फाई एंड यू। ए का ए के साथ ही यूनियन कर लो तो ए की इक्वली आता है, दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करते हैं, जैसे देखो ए यूनियन अगर मैं लिखूँ बी इंटरसेक्शन सी, बेटा जी किसके इक्वल होता है, ये देखो यहाँ पे यूनियन है, या सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है, इसका किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ कर लो, सेंटर में बड़ा सा यूनियन डाल लो,
फिर इसी की इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो छोटी क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे करते थे कि अगर मैं लिखूँ कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी, यानी कि अगर मैं लिखूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5, ठीक है, तो आप क्या करते थे, इसको ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका होता था अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि 1 मल्टीप्लाई पहले 3 करो, 1 क्रॉस a 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस 3, एडिशन का साइन बीच में 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हमने एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तभी इसका नाम क्या पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। हम छोटे बच्चों को इस तरीके से सिखाते हैं कि आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले 12 ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, फिर सेंटर में एडिशन है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करवाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे A इंटरसेक्शन B, ठीक है, यूनियन सेंटर में, और A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो यूनियन है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ओवर किस पे हो रहा है, यूनियन पे, सॉरी ये देखो ये इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। ये अब इसके दो तरीके हैं, पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये भी हो सकता था यहाँ पे, ये देखो आप A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है, सेंटर में क्या लिखोगे, ये वाला इंटरसेक्शन, फिर A ठीक है, इसी तरीके से। तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये जो यूनियन है यहाँ पे, ये वाला यूनियन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट ओवर किस पे, इंटरसेक्शन पे, ठीक है, कि पहले हम दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और ये सेंटर में इंटरसेक्शन आएगा। बेटा ये सारी चीज़ें जो है, एक हम जब कोई एग्जांपल लेंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे इक्वल है, इसका आंसर ठीक आता है या नहीं आता ना, इस तरीके से। तो ये आप करोगे वहाँ पे, ठीक है। सो टिल नाउ यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.4, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस योर क्वेरीज इन द दैट लाइव क्लास, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है कि इसका यूनियन निकालो, ठीक है। और ये भी देखो यहाँ पर भी किन का यूनियन निकालना है, 2-3 सेट गिवन है, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालनी है, ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस, आप इनको स्टार्ट करो सॉल्व करना। वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स इन द लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।